बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 40 साल बाद ऐसा हो रहा है जब दो फेज में वोट होने जा रहे हैं। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे जो हैं वो 14 नवंबर को आएंगे। अब ये पहला चुनाव होगा जिसमें जेडीयू, आरजेडी और भाजपा अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अगर हम 2015 चुनाव को छोड़कर बात करें तो, या फिर अब यूं कहें कि छोटी पार्टियों को अपने पाले में करने के लिए बड़ी पार्टियां अपनी सीटों का त्याग कर रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर आरजेडी और जेडीयू क्यों और कैसे सिमटती जा रही हैं और उनकी जगह कौन सी पार्टियां ले रही हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि 2025 के चुनाव में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो महागठबंधन और एनडीए में अभी सीटों का फॉर्मूला जो है वो तय नहीं हुआ है। हालांकि ये तय हो गया है कि दोनों गठबंधनों की सभी प्रमुख पार्टियां, यानी कि हम बात कर रहे हैं बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस, 2020 की तुलना में इस बार कम सीटों पर लड़ेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी पार्टियों को पाले में करने के लिए ये जो बड़ी पार्टियां हैं अपनी सीटों का त्याग कर रही हैं। बीजेपी और जेडीयू की सीट शेयरिंग समझ लेते हैं पहले। तो एनडीए में भाजपा 101 और जेडीयू में 102 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, जो कि अगर पिछली बार की बात करें तो भाजपा की 9 और जेडीयू की 13 सीटों से कम है, क्योंकि 2020 में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्होंने उसमें से 74 सीटें जो हैं जीती थी। वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो वो 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 115 में से 43 सीटों जो थी उन्होंने जीती थी। अब इनके साथ आरजेडी और कांग्रेस का सीट बंटवारा भी साथ ही समझ लेते हैं। तो महागठबंधन में आरजेडी 130 और कांग्रेस 55 सीटों पर लड़ सकती है, जो पिछली बार से आरजेडी की 14 और कांग्रेस की 15 सीटों से कम है, क्योंकि 2020 में आरजेडी 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती थी और वहीं कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 19 सीट वो जीते थे। अब फॉर्मूला समझिए ना कि सीट शेयरिंग का पूरा खेल है क्या। तो एनडीए में जेडीयू 102 बताया जा रहा है, वहीं बीजेपी का 101, हम पार्टी का 7 से 8 सीट और आरएलएम का भी 7 से 8, और लोजपा की बात करें तो यानी चिराग पासवान का 25 से 26 सीट देने की संभावना जताई जा रही है। पर यहाँ खेल समझिएगा, अगर आप चिराग पासवान या उनकी पार्टी के लोगों से बात करेंगे तो वो लोग ये जरूर बोल रहे हैं कि इस बारी युवा बिहारी, मतलब है कि एनडीए की गठबंधन के साथ खुल के वो सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो इतनी सीट से संतुष्ट नहीं है, वो इससे ज्यादा सोच रहे हैं। अब कितना भी कोई जुड़ जाए लेकिन सब जो है वो अपने ही चक्कर में है। अब वहीं महागठबंधन की अगर हम बात करें तो साफ साफ दिखता है ना कि अगर कमोबेश आंकड़े देखें तो वो सिर्फ यही इशारा कर रहे हैं कि बिहार की दो बड़ी रीजनल पार्टियां जो हैं वो धीरे धीरे सिमटती जा रही हैं, क्योंकि 2015 विधानसभा चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार की दो बड़ी रीजनल पार्टियां यानी कि लालू यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू इस बार यानी 2025 के चुनाव में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसी अटकलें जो हैं वो अभी तक लगाई जा रही हैं। हालांकि 2015 में लालू और नीतीश एक साथ चुनाव लड़े थे, इसीलिए दोनों की सीटें बराबर थी, जो कि 101 101 थी। पर इस बारी दोनों अलग-अलग हैं। तो क्या माहौल बनता है अब ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। अब अगर हम बीते 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो साफ-साफ दिखता है कि इस साल आरजेडी की 45 सीटें घट सकती हैं। 2005 में आरजेडी 175 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहीं 2025 में 130 सीटों पर लड़ने की संभावना है। वहीं जेडीयू के चुनाव लड़ने के ग्राफ को देखें तो 2003 में पार्टी बनने के बाद जेडीयू का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2010 में था। पार्टी तब से सबसे अधिक 141 सीटों पर चुनाव लड़ी और 115 जीती थी। अब 2005 की अगर तुलना करें तो जेडीयू इस बार 37 सीटों पे कम पर चुनाव लड़ सकती है। 2005 में पार्टी 139 सीटों पर लड़ी थी और अब 2025 में 102 सीटों पर लड़ सकती है। अब देखिए ना, संभावनाएं तो ये भी हैं कि जब बड़ी पार्टियों को सीटें घट रही हैं और अगर ऐसा है तो कौन-कौन सी पार्टियां बढ़ रही हैं। क्योंकि अगर आंकड़ों को समझे तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस की सीटें जो हैं वो ज्यों की त्यों हैं। आरजेडी, जेडीयू की सीटें घट रही हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है? तो जवाब है कि नई पार्टियों का उभार, मतलब कि पिछले चुनाव के मुताबिक अब नई पार्टियां भी तो उभर के सामने आ रही हैं। अब इसमें जीतन राम मांझी की हम है, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, मुकेश साहनी की वीआईपी, भाकपा माले शामिल हैं।
अब इस बार तो प्रशांत किशोर की जनसुराज भी सामने सामने आई है। अब इन पार्टियों ने अपनी ताकत बढ़कर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अलायंस को अपनी तरफ किया हुआ है। माले पार्टी बिहार के बंटवारे के बाद से लगातार चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसे बड़ी कामयाबी 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल होने के बाद मिली थी। 2005 चुनाव में 85 सीटों पर लड़कर 5 सीटें जीती थी। 2020 में 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीती। अगर हम वीआईपी की बात करें तो मुकेश सहनी को पहली बार कामयाबी 2020 विधानसभा चुनाव में मिली थी। वो एनडीए में शामिल होकर 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें से 4 जीते थे। 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता नहीं खुला था। वहीं हम की बात करें यानी कि जीतन राम मांझी की, तो उनकी पार्टी पहली बार 2015 विधानसभा में चुनाव लड़ी थी। एनडीए में शामिल होकर 21 सीटों पर लड़ी और सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। 2020 में 7 सीटों पर लड़कर 4 सीटें जीती। वहीं आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी है, ये पहली बार चुनाव मैदान में उतरेगी। हालांकि कुशवाहा इससे पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाकर चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में तब 3 सीटें जीते थे। केंद्र में अब मंत्री बने। 2015 विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीते थे। वहीं पिछले 4 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो बिहार में राजनीतिक दलों की संख्या में 3.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर 2005 में 58 पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी, जिसमें से 46 पार्टियों को एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। 2010 में 90 पार्टियां चुनाव लड़ी, जिसमें से 83 पार्टियां एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2015 में 157 पार्टियां चुनाव लड़ी, जिसमें से 149 पार्टियों का खाता तक नहीं खुला था। अब 2020 में 212 पार्टियों ने प्रत्याशी उतारे, लेकिन 199 पार्टियों के एक भी विधायक नहीं बन पाए थे। लेकिन बात यह है कि इन बड़ी पार्टियों के आगे छोटी पार्टियों के बढ़ने का कारण आखिरकार क्या है? तो इस मामले में पटना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर राकेश रंजन कहते हैं कि आरजेडी और जेडीयू सिर्फ कहने के लिए रीजनल पार्टियां हैं। अगर हम उनका व्यवहार पूरी तरीके से देखें तो वो पूरी तरीके से नेशनल पार्टियों की तरह है। लोकल मुद्दों के मुकाबले राष्ट्रीय मसलों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। पहले नीतीश कुमार बिहार स्मिता की बातें करते थे, अब वे ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। वहीं लालू यादव की अगर हम बात करें तो शुरू से राष्ट्रीय मसलों को लेकर वो आगे रहे हैं। अब लोगों को ऐसी पार्टी की जरूरत है जो स्थानीय मुद्दों पर भी बात करे। प्रोफेसर रंजन बताते हैं कि दोनों पार्टियां चुनाव के समय बिहार के इश्यूज को उठाती हैं, बाकी टाइम देश में हो रही घटनाओं को लेकर ही ज्यादा मुखर रहती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट सत्यभूषण सिंह कहते हैं कि बीते 35 सालों में बिहार की राजनीति में सामाजिक ताना बाना काफी मजबूत रहा है। सभी पार्टियां सामाजिक समीकरण साधकर सत्ता हासिल करती हैं और उन्हें फायदा पहुंचाती हैं। इसमें कुछ जातियां जो हैं उस मामले में फिर पीछे रह जाती हैं और उसी असंतोष का नतीजा है मांझी, कुशवाहा और साहनी की पार्टी का जन्म। सत्यभूषण सिंह कहते हैं कि जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों अपने समाज के नेता हैं जो उनकी दावेदारी पेश करते हैं। उनके पास अपने समाज का वोट बैंक भी है। उनका समाज भी सत्ता का सुख भोगना चाहता है और सत्ता का सुख तब मिलता है जब उसके समाज का नेता होगा। प्रोफेसर राकेश रंजन कहते हैं कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के वोट बैंक में कोई पार्टी सेंधमारी नहीं कर पा रही है। काफी कोशिश की गई है लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सत्ता में आने के लिए अलायंस में इन पार्टियों को तवज्जो दी जाती है। तो अब बिहार इलेक्शन आ ही गया है समझो। अब धीरे धीरे सब पता चल ही जाएगा और ये जितने भी सीट की संभावनाएं जताई जा रही हैं वो कितनी सच हैं और उसमें क्या क्या होता है वो तो समय के साथ पता चल ही जाएगा। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा दावेदारी पेश करती है और किसको कितनी सीट मिलती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें और ऐसी ही और खबरों के लिए और बिहार इलेक्शन से जुड़ी सब बातें जानने के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहे एयर नाउ।